Hello everyone, this is the part 2 of your chapter Economic Concepts and Planning. पार्ट 1 के वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, नेशनल इनकम क्या होती है, इकॉनमी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर टर्म, इसका मीनिंग क्या होता है। अब इस पार्ट की वीडियो में हम पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में और उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी के बारे में। If you have any doubt or any query, you can ask your question in the comment section. So let's start with our video. First topic is per capita income. पर कैपिटा इनकम का मीनिंग होता है जो एवरेज इनकम एक पर्सन अर्न कर सकता है विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स द एवरेज इनकम अर्नड बाय पर पर्सन इन द स्पेसिफिक एरिया। इट इज़ यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को पता लगा सके, मेजर कर सके और उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट किस परसेंटेज से, किस हम पर कैपिटा इनकम से हम ये कह सकते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल फॉर्म में मीन्स कि क्वांटिटेटिव मैनर में हम उसको मेजर कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द इफ़ेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन इट्स कैलकुलेशन। जब हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हम किस बेसिस पे निकालते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के बेसिस पे निकालते हैं। अगर उसमें कमी आ रही है या ज़्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी कम हुई है या कितनी ज़्यादा हुई है। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ नेशनल इनकम एंड सेकंड वन इज़ पॉपुलेशन। जब हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हम अपनी पर कैपिटा इनकम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये किस तरह से स्टार्ट हुई थी। इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि नेशनल इनकम को काउंट नहीं किया जाता था। सबसे पहले नेशनल इनकम को दादा भाई नौरोजी ने 1868 में कैलकुलेट किया था और इनके कैलकुलेशन करने के बाद कई और व्यक्ति भी हैं जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। इन सभी ने अपने अलग अलग मेथड्स लगाए थे, पर किसी भी मेथड से हम एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते थे कि क्योंकि कोई भी फिगर रिलायबल नहीं होता था। मींस कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि ये एग्जैक्ट नेशनल इनकम को बताता है। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी और उसके चेयरमैन थे मिस्टर पीसी महलनोबिस, जिन्होंने ये कमेटी कब बनी थी, 1949 अगस्त में। और इस कमेटी का काम क्या होता था कि ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती थी। सबसे पहले नेशनल इनकम की फर्स्ट रिपोर्ट बनी थी 1951 में और इसकी फाइनल रिपोर्ट थी 1955 में। फिर उसके बाद ये कमेटी ने अपनी जितनी भी कैलकुलेशन थी उसका डेटा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन मींस की CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया था और उसके बाद से ही नेशनल इनकम जो है वो एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होनी स्टार्ट हो गई थी। और किसके बाद, 1955 के बाद। आप ये दोनों ईयर्स अलग अलग हैं तो आप इसको याद रखना कि जो फर्स्ट हमारी रिपोर्ट है नेशनल इनकम कमेटी के द्वारा वो 1951 में प्रेजेंट हुई थी और जो हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बनी थी, रिपोर्ट बन के आई थी, उसकी फाइनल ईयर था 1955 और उसके बाद से ही नेशनल इनकम एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होनी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ इकोनॉमी। हमारी कंट्री में जितने भी काम होते हैं, जिन भी तरीक़ों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है या वो लोग खुद का काम कर रहे हैं, उस पूरी कैटेगरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज़ टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? दोज एक्टिविटी which produce goods by using the natural resources in the direct form are included in the primary sector। जो भी एक्टिविटीज़ हम नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा बनाते हैं
जिस उन मेथड्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपना गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर की में इंक्लूड करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? कॉटन कल्टीवेशन, माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग जो हम अर्थ सरफेस के अंदर से जब हम कोई भी पदार्थ निकालते हैं, तो ये क्या हुआ? एक नेचुरल रिसोर्स से हमने कुछ बनाया है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मींस उसकी ओरिजिनल फॉर्म से अलग बना देते हैं। तो वो क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ को, वो काम को हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमने कॉटन से थ्रेड को बना दिया, तो हमने कॉटन की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके थ्रेड बना दिया, तो ये एक्टिविटी क्या हुई? सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट इज शुगर। जैसे कि अब शुगर केन होती है, शुगर केन से हमने अगर शुगर बनाई है, तो वो क्या हुआ? इसकी ओरिजिनल फॉर्म को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मीन्स की चेंज कर दिया। तो ये सब एक्टिविटीज़, ये इन कामों में जो भी लोग इंक्लूड होते हैं, उन सभी को हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में हम उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प के लिए बनी होती हैं या उनको असिस्ट करने के लिए बनी होती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत जो माइनिंग का काम कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है, या जो थ्रेड मिल है जिनकी, या शुगर मिल है, तो उन सभी लोगों को एक्टिविटीज़ को करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर किस में आएगा? टेरिटरी सेक्टर में। बैंकिंग है, अब मनी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत या लोन लेने की ज़रूरत हर किसी को होती है, तो इसीलिए बैंकिंग को हम किस में इंक्लूड करते हैं? टेरिटरी सेक्टर में। तो ये हमारी सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर है। नाउ देयर इज़ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू दैट वाई पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टेरिटरी सेक्टर। अब आपने देखा होगा कि लोग जब माइनिंग का काम है या फिर जो कॉटन कल्टीवेशन का काम है, ये बहुत कम हो चुका है और लोग टेरिटरी सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग में हो गया, या कोई इंश्योरेंस का काम है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इन सब में ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या होगा कि लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर से टेरिटरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है? वी ऑल हैव सीन दैट जिन कंट्रीज़ में इनकम ज़्यादा होती है उन कंट्रीज़ को ज़्यादा डेवलप माना जाता है एज़ कम्पेयर टू लो इनकम कंट्रीज़। तो इसका रीज़न क्या है कि एक तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा है, लोगों की फुलफिलमेंट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स जो है ज़्यादा जल्दी पूरी हो रही है, और दूसरा रीज़न वहाँ पे ये भी होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। और ये सब किसके थ्रू पता लगता है? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इनके थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सी कंट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने परसेंटेज से हो रही है। और जैसे जैसे किसी कंट्री की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। अब बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द इनकम ऑफ अ नेशन। मीन्स कि अगर किसी नेशन की, अगर किसी कंट्री की इनकम इंक्रीज़ हो रही है या उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिडर किया जाता है। द इंक्रीज़ इन क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कि जब उसकी प्रोडक्शन कंट्री की, उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी में इंक्रीज़ आ रहा हो, चाहे वो नेचुरल हो या फिज़िकल हो या ह्यूमन या कैपिटल रिसोर्सेज, इनकी वजह से अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स दैट कंट्री इज़ इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब नेचुरल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन एंड कैपिटल फैक्टर्स का मीनिंग है। ह्यूमन फैक्टर्स का मीन्स अगर वहाँ की लोगों की, अब जैसे एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट ईयर उसमें 200 बंदे काम करने लगते हैं, तो इट मीन्स क्या है? वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स ग्रो कर रहा है। कैपिटल का मीन्स है अगर कोई कंपनी में पहले कम पैसा इन्वेस्ट था, नेक्स्ट ईयर उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो ये क्या होते हैं? कैपिटल रिसोर्स होते हैं।
अगर इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीन्स है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम अलोंग विद द फेवरेबल चेंजेस इन सोशल, कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि बड़ा कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हम उन प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं जब हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ हो रहा हो विद द फेवरेबल चेंजेस इन सोशल मैनर, मीन्स कि जब समाज का भी विकास हो रहा हो, जैसे कि अगर लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज होना, उनकी इनकम में इंक्रीज़ होना, उनकी एजुकेशन में इंक्रीज़ होना, कल्चरल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनना, तो उसके बाद अलग अलग टेक्निक्स आ जाना प्रोडक्शन में, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का इंक्रीज़ होना, तो ये सभी चीज़ें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ग्रोथ होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस से हमें ये पता लगता है कि हमारी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, मीन्स कि इन सब चीज़ें भी हमारी ग्रो कर रही हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। Thank you, students.